हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का उसकी बात करेंगे आज। तो आखिर ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है गाइस? तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, देखिए। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। इसको डिफाइन किया गया है कि एक प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ये मतलब इम्प्लीमेंट करती है प्लान्स बनवाती है बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। मतलब क्लैरिटी के साथ में जॉब भी देती है, प्लान्स भी बनवाती है, जॉब्स भी देती है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, मतलब एक रिलेशनशिप भी अच्छा बनवा देती है। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट, और मतलब कम और अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड हम पूरा पढ़ लेते हैं। एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स गोल्स, मतलब कि क्या इफ़ेक्टिवली काम होता है, कम रिसोर्सेज पे काम हो सकता है। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। मैं आपको अच्छे से एक और बार समझाता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट होते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं और जॉब्स दी जाती है। क्लैरिफाई कर जॉब्स दी जाती है कि सामने वाले पर्सन को जो है उसके माइंड में क्लैरिटी हो और उसको जॉब से वो सेटिस्फाई रहे। एंड उसके बाद वर्किंग और उसके साथ में अच्छा सा बिहेव किया जाता है, पर्सन के साथ में अच्छे से बिहेव किया जाता है, अच्छे से रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। एंड इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड, और उसे बता दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिसोर्सेज हैं, आप इसको यूज़ करें और काम को इफ़ेक्टिवली करें और अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर लें। ठीक है, दैन उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या स्टेप्स ली जाएगी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर? स्टेप्स इसके अंदर ली जाएंगी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और काम को, और डिवाइड करना पड़ेगा काम को। सिंपल, ठीक है। एक और बार सुन लो। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब आइडेंटिफाई करना है काम को, कोई सा भी काम हो उसको आइडेंटिफाई करना और काम को बांटना। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कई सारे काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स एक पर्सन संभाल नहीं सकता, तो उसके लिए कई सारे पर्सन्स की ज़रूरत होती है। तो काम को बांटने के लिए कई सारे पर्सन्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए पर्सन्स की ज़रूरत होती है, तो काम को आइडेंटिफाई किया जाता है और पर्सन की स्पेशलिटी देख करके, पर्सन के इंटेलिजेंस देख करके और उसका नॉलेज देख करके उसको काम को दिया जाता है, काम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आप सेकेंड पर बढ़ते हैं, हैज़ टू पर। बच्चे चिल्ला रहे हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है और टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक पर्सन इंडिविजुअल अवेलेबल होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब क्या? असाइन कर दिया ऑफ ड्यूटीज़ निभाना है। ठीक है, जिम्मेदारी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन को काम दे दिया है कि उसको प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया कि तुम्हें प्रोडक्शन की सारा डिटेल रखना है तुम्हारे पास में, और सारे प्रोडक्शन की जानकारी आपको पास होना चाहिए। तो आपको सारी ड्यूटीज़ निभाते हुए आपको काम को करना पड़ेगा। ठीक है, आप असाइन हो चुके हो उस काम के लिए, प्रोडक्शन इंचार्ज बन चुके हो, असाइन हो चुके हो, तो आपकी ड्यूटीज़ कुछ बनती है। आपको अच्छे से प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा लेबर से, वर्कर्स से, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़े और आपका सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग होए। और ये भी ध्यान रखते हुए करना है, ड्यूटीज़ को निभाना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स बने, ना कि लोकल क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, जिसकी वजह से ज़्यादा सेल हो सके। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब सेम एज इट इज़ कि वर्कर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो पूरी टीम वर्क होता है, टीम मिलकर काम करती है, रिलेशन अच्छा बनाकर काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई मतलब अब्यूजिंग वगैरह ना यूज़ की जाए, अच्छे से काम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कस्टमर भी आएगा तो वो खुश होकर जाएगा, सेटिस्फाई होकर जाएगा कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिलेशनशिप वर्कर्स और टीम के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, इस तरीके से इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गाइस, देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इसके अंदर सबसे पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कि देखो, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन का मतलब स्पेशल पर्सन की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है गाइज। तो स्पेशल पर्सन को आपको लाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको मशीन चलाने के लिए कोई इंडिविजुअल चाहिए, तो आपको एक मशीन इंचार्ज, मशीन के लिए एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको मशीन के बारे में अच्छा नॉलेज हो, है ना, ठीक है, मशीन को चलाना आता हो, ठीक है। तो और प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए जो प्रोडक्शन अच्छा कर सके, अच्छा करवा सके वर्कर्स से, तो वर्कर्स भी कैसे होंगे? अच्छे होना चाहिए, स्पेशल वर्कर्स होना चाहिए, स्ट्रांग वर्कर्स होना चाहिए, हेल्थ में अच्छे होना चाहिए, ठीक है, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सनस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बनेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स भी कैसे हैं? लेज़ी हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, मजबूत हेल्थ में अच्छे रहेंगे, ठीक है, और इंटेलिजेंट भी होंगे और थोड़े से नॉलेजेबल भी होंगे, तो आपके प्रोडक्शन में क्या होगा? इफेक्टिवली काम होगा, एफिशिएंटली भी काम होगा। मतलब कि इफेक्टिवली जल्द से जल्द टास्क जो है कंप्लीट हो जाएंगे और आपके इफिशिएंटली मतलब कम खर्चे पर आपके रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आ जाएंगे, और आपका जो प्रोडक्शन है जल्दी जल्दी होने लगेगा और आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अब सेकंड पर आते हैं, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो कि इस वर्कर को ये काम दिया गया है तो दूसरा कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। हर वर्कर को अपना काम दे दिया जाए, उसका काम दे दिया जाए कि तुझे ये काम है, तेरा ये काम है, तो वो क्लियर हो जाएगा, उसके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि वो क्या काम कर रहा है, क्या करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसके काम में वो बिज़ी रहेगा, मतलब कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, किसी बात का कोई डाउट रहेगा, सब अपने काम में बिज़ी रहेंगे। इसलिए क्या करना है? वर्कर्स को काम अच्छे से डिवाइड करके देना है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लैरिटी रहे, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और काम भी अच्छे टाइम पर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि देखो, फालतू रिसोर्सेज, जैसे कि एग्जांपल दिया था लाइब्रेरी का, एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर कई सारी किताबें हैं, तो वो पुरानी हो चुकी है, अब कोई काम की नहीं है, तो उन्हें हटा करके नई बुक्स ला के रखो लाइब्रेरी के अंदर। तो नई बुक्स रखोगे आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2010 की बुक्स रखी उसके अंदर, ठीक है, और आप लाके आपने वही बुक रख रखी, आपने चेंज नहीं किया और 2020 चल रहा है, तो ये कितना बड़ा आप देख सकते हो, 10 साल का मतलब डिफरेंस आ गया है, कितना 10 साल पुरानी बुक्स हो गई है वो। तो आपको क्या करना है? 2019 की बुक आपको लाइब्रेरी के अंदर लाकर रखना पड़ेगी, जिसकी वजह से, और वो पुराना स्टॉक हटाना पड़ेगा। तो और इससे क्या होगा? आपके रिसोर्सेज भी अच्छे रहेंगे और आपका जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है अच्छा चलेगा रिसोर्सेज का, ठीक है। नए रिसोर्सेज आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अच्छा, लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, तो आप नई बुक्स लाओगे और पुरानी हटाओगे तो अच्छी लाइब्रेरी दिखेगी आपकी थोड़ी, ठीक है। और फालतू बुक्स ना लाए, फालतू बुक्स मतलब रिसोर्सेज एग्जांपल दिया मैंने लाइब्रेरी का, वैसे आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, मतलब कि फालतू बुक्स ना लाए, रिसोर्सेज ना लाए, फालतू के मतलब जितनी ज़रूरत है उतना रिसोर्सेज लाए, इसलिए बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब ज़्यादा फालतू रिसोर्सेज ना लाएं। उसके बाद आते हैं एडेप्टेशन टू चेंज। एडेप्टेशन टू चेंज का क्या मतलब होता है? एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब, फॉर एग्जांपल एक वर्कर को और वर्कर को एक काम दे दिया कि तेरा ये काम है भैया, तुझे ये काम करना है। एक दूसरे वर्कर को दूसरा काम दे दिया कि इसको ये करना है, दूसरे को ये करना है, दूसरे को ये करना है, तीसरे को ये करना है। तो ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए उसके अंदर। मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में समझाया था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो इसके अंदर भी क्या है? एडेप्टेशन टू चेंज के अंदर भी क्लैरिटी होना चाहिए और उसको अडेप्ट करना पड़ेगा काम को, कि ठीक है, मुझे ये काम दिया गया है, मैं अडेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ इस काम को करने के लिए और मैं अपने काम को चेंज करके अच्छे से करूँगा, ठीक है। ये होता है एडेप्टेशन टू चेंज। अब उसके बाद बढ़ते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिवली काम होना, सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था ऊपर वाले में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर फालतू के रिसोर्सेज ना आए, मतलब कम खर्चे पर रिसोर्सेज आएँ, तो आपका काम एफिशिएंटली भी होगा, इफेक्टिवली टास्क टाइम पर कंप्लीट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्कर्स अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, मैंने आपको समझाया था, वर्कर्स अच्छे होंगे, लेज़ी नहीं होंगे, और वर्कर्स में थोड़ी सी स्पीड होगी, तो अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन जो है रेट
रेट बढ़ जाएगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर आ गया कि मुझे इतना प्रोडक्ट, इतनी चीज़ें, इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको एक टाइम दे दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ने आपको टाइम दे दिया कि मैं कल आकर इतना प्रोडक्ट लेकर जाऊंगा, और आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो सही, लेकिन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, मतलब ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो एक दिन के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, जितना उसने कहा है उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो मतलब इसका क्या काम है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव काम हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा इफेक्टिव काम हो रहा है। अगर लेज़ीपन होगा तो प्रोडक्शन कम होगा और कस्टमर के क्या होगा, रिलेशन बिगड़ जाएगा और आपकी सेल भी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी और सर्वाइवल भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है इफ़ेक्टिवनेस को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट आते हैं पर्सन्स के। पर्सन से आप समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसको बोर्ड्स में टॉप करना है, ठीक है, अगर टॉप करना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट खुद के अंदर करना पड़ेगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। मतलब पर्सन का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर और वर्कर्स है, तो वर्कर्स का भी वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे और उनको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे काम का। ठीक है, तो और मतलब कि ऐसा सोशल कम्युनिकेशन रखें कि उनको ऐसा ना लगे कि वो मतलब उनसे वो बाहर के, मतलब ऐसा लगे कि अपने हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। तो उनको ऐसा रिलेशनशिप बनाकर रखना पड़ता है जिसकी वजह से पर्सन अच्छे से ट्रेन हो पाता है और अच्छे से काम करता है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बढ़ाता है, प्रोडक्शन रेट भी बढ़ाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक्सपांशन एंड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक्सपांशन मतलब एक्सपांड एंड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप फॉर एग्जांपल आप छोटी सी एक शॉप लेकर बैठे हो, तो अब ये हमेशा आपने माइंड में गोल बना लिया कि मैं तो छोटी सी शॉप में मेरा जैसे जैसे खर्चा घर बार चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक शॉप लेके बैठे हो तो आपका तो एक्सपांशन एंड ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है आपका तो वो छोटा है। ठीक है, अब आपने नया नया स्टार्ट किया है तो आपकी ये सोच होगी कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करूँगा, मैं उसको बड़े पैमाने पे लेकर जाऊँगा और उसको ग्रो करूँगा। इसका मतलब होता है एक्सपांशन, मतलब एक्सपांड करूँगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी ग्रोथ बढ़ाऊँगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे नीचे देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये नया टॉपिक आ गया आपके उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed। देखो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन तो उसके अंदर मैनेजरियल फंक्शन भी होना चाहिए, मैनेजरियल फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। ठीक है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखेगा। ऑपरेटिंग टास्क का मतलब है कि ऑपरेट मतलब मशीन्स वगैरह जो होती हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको ऑपरेट करते रहना है, मतलब अपग्रेड करते रहना, मशीन्स भी अपग्रेड होती रहेगी और वर्कर्स भी मतलब अपग्रेड होते रहेंगे तो आपका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, मशीन अपग्रेड करोगे, मशीन को अपग्रेड नहीं करोगे तो मशीन अच्छे से प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मशीन्स जो है आपकी उसको और वर्कर्स को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा उस मशीन को चलाने के लिए, और मशीन को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट जो है अच्छे से ज़्यादा बन जाए, कम टाइम में जल्दी से जल्दी बन जाए और आपकी सेल बढ़ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप्स होते हैं इसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर। देखो गाइस, मैं आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सो गाइस, हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए
मैं आपको बुक पे ला रहा हूँ, ठीक है। तो बुक के अंदर आपकी कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स बनाकर दिखाया होगा, कॉम्परेटिव व्यू फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो गाइज मैं आपको इसमें ही समझा देता हूँ बुक के अंदर, ठीक है। बेसिस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिस के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका अच्छा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस। इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो किस पर बेस्ड है? फंक्शंस पर बेस्ड है। और इसके अंदर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फॉर्मेशन है वो बेस्ड है प्रोडक्ट पर, ठीक है, प्रोडक्ट लाइंस पर बेस्ड है एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस, और फंक्शन से भी सपोर्टेड है, मतलब फंक्शंस ने भी इसको सपोर्ट किया है और प्रोडक्ट्स लाइंस के ऊपर बेस्ड है इसका फॉर्मेशन, डिवीजन स्ट्रक्चर। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं, तो स्पेशलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है? तो इसके अंदर गाइज, इसके अंदर देखिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है? फंक्शनल कैसे होते हैं? स्पेशल पर्सन्स इस फंक्शन करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्पेशल्स हैं वो करते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर। जो प्रोडक्ट्स बनाना जानते हैं, जिनको इंटेलिजेंस है, जिनको नॉलेज है प्रोडक्ट बनाने की, जो स्पेशल पर्सन है वो बना सकते हैं प्रोडक्ट, इसके अंदर वो आता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर कैसी है? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर फिक्स करना तो डिफ़िकल्ट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ईजी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? फिक्स, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। इसके अंदर डिपार्टमेंट की बात हो रही है लेकिन इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात हो रही है गाइज। तो परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इजी होती है। इसके अंदर डिपार्टमेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट। उसके बाद बोल रहा है मैनेजरियल डेवलपमेंट का क्या मतलब? मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट इस फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर, मतलब जो फंक्शनल मैनेजर है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट तक कर पहुंचने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है, फंक्शनल मैनेजर को। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो ईजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज, देखो ईजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज, ठीक है, as well as the chance to perform multiple functions helps in managerial development। मतलब देखो गाइस कहने का मतलब है कि ऑटोनॉमी एज वेल एज मतलब कंटिन्यू काम चलेगा और परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फंक्शंस मल्टीपल फंक्शंस होएंगे, ठीक है। तो आपका जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कॉस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट में क्या कह रहा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकली। देखो फंक्शंस जो है डुप्लीकेट नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली फंक्शंस जो है डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब डुप्लीकेशन क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स का, हैंस ज़्यादा करके कॉस्टली, जो कॉस्ट वाला डिपार्टमेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके अंदर कॉस्टली ज़्यादा लगते हैं, रिसोर्सेज की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है? देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। देखो यहाँ पर क्या होता है? जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज़ होती है ना, कंपनीज़, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनने में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ईजी होता है। बिकॉज क्यों होता है ईजी? क्योंकि ऑल जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है? किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो रिलेटेड है। इसमें प्रोडक्ट्स की तो बात हो रही है, प्रोडक्ट से तो रिलेटेड है। आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन ईजिली हो जाते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको इतना ठीक है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर भी बुक के थ्रू समझा दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना। और ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं गाइज़,
ठीक है। क्योंकि बहुत इजी है इसलिए मैंने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैंने आपको बताया नहीं। आप चाहे तो बुक में से इसको रीड करके ही पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ लोगे आप। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल, क्योंकि आपके फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो गाइज़ आपके फ्रेंड की केयर हो जाएगी, आपका फ्रेंड आपका दोस्त है यार, ठीक है, उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूले, क्योंकि चैप्टर्स देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर्स इतने जल्दी हो रहे हैं हमारे, जल्दी जल्दी हम चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं और डाउट्स हमारे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको जल्द से जल्द अब जो आने वाले अगले टॉपिक्स हैं, ये वाला मैं आपको बताना चाह रहा था, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला टॉपिक क्या है, डिलीट कर दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम ने हटा दिया ये वाला टॉपिक। तो आपको ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं आपको और बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर लिमिटेशंस, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं पढ़ना है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको इसके एडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पर जो डेलीगेशन वाला टॉपिक है, और इसके आगे एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन वाला। तो गाइज़ उस टॉपिक को भी हम जल्दी पढ़ेंगे, अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको ये वाले टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाला टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, और मैं याद रखना आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिलीट हो चुका है टॉपिक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।